तो दोस्तों, आज की मूवी हमारी पिछली मूवी का दूसरा पार्ट है, जिसके बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन भी जरूर पसंद आएगी, क्योंकि इस कहानी में पेरुमल को लेकर कई सारे राज उजागर होने वाले हैं। अगर आपने उस पहले पार्ट को नहीं देखा तो अभी जाकर देख लीजिए और उसके बाद इसे देखिएगा। पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ पिन कमेंट में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, विद्युथलाई पार्ट 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहले पार्ट का एंड हुआ था। हम देखते हैं कि पुलिस पेरुमल को गिरफ्तार कर लेती है और यहाँ पेरुमल डीएसपी सुनील से कहता है कि तुम्हारा सिस्टम लोगों को बांटकर उनके ऊपर राज करता है और जात पात धर्म इलाके के भेदभाव के आधार पर ही तुम्हारी हुकूमत चलती है। वो आगे कहता है कि हमारी टीपीए आर्मी आम लोगों को एकजुट करने का काम करती है, जबकि तुम्हारे सिस्टम ने हमें नक्सली का नाम दे दिया। वो कहता है कि एक बच्चे के जन्म के साथ ही तुम लोग उसे अलग थलग कर देते हो। कौन सी जाति, कौन सा धर्म, कौन से इलाके का, बस यही उसकी पहचान होती है। लेकिन हमारी टीपीए आर्मी इस भेदभाव को नहीं मानती। फिर वो सवाल उठाता है कि असली नक्सलवादी कौन है, मैं और मेरी टीपीए आर्मी या तुम और तुम्हारी सरकार? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होम मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और कुछ ऑफिसर्स के पास आता है और वहां पहुंचकर वो गुस्से में फट जाता है। वो कहता है कि आपने किसके कहने पर गांव में फायरिंग की? आपकी वजह से वहां के बच्चे, औरतें सब मारे गए। तो चीफ सेक्रेटरी जवाब देता है कि सर, हमारा ऐसा प्लान नहीं था। असल में लास्ट मोमेंट पर डीएसपी सुनील साहब ने ऐसा ऑर्डर दे दिया था और फिर हमें ऐसा करना पड़ा और एक पल में सब बदल गया। अब ये सुनकर मिनिस्टर कहता है कि तुम लोगों का क्या है, आज यहाँ हो, कल कहीं और ट्रांसफर होकर चले जाओगे, लेकिन मुझे तो यहाँ हमेशा रहना ही पड़ेगा। तो आखिर मैं पब्लिक और मीडिया को क्या जवाब दूंगा? तो ऑफिसर्स कहते हैं कि सर, टेंशन मत लो, इस मिशन से एक बड़ा काम हो गया, क्योंकि पेरुमल पकड़ा गया और वो अभी हमारी हिरासत में है। इसलिए अगर कल सुबह न्यूज छप जाए कि पेरुमल गिरफ्तार हो चुका है, तो पब्लिक का ध्यान बस इसी बात पर बना रहेगा और सब भूल जाएंगे कि गाँव में क्या हुआ और कौन मरा। तो ये सुनकर मिनिस्टर थोड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि पेरुमल के पकड़े जाने का मतलब है कि माइनिंग का काम फिर से शुरू हो जाएगा और कोई उसे रोकने वाला नहीं होगा। खैर, दूसरी तरफ राघवेंद्र कुमार को सस्पेंड कर देता है, जैसा कि पहले पार्ट में देखा था। इधर डीएसपी सुनील पेरुमल से पूछताछ करता है और हेड कांस्टेबल से कहता है कि इसके कपड़े लाओ। तो कांस्टेबल जब उसके कपड़े लाता है तो पेरुमल उन्हें पहनते हुए हेड कांस्टेबल चंद्रन से कोडिंग लैंग्वेज में बात शुरू कर देता है। वो कहता है कि अरे यार, तुम लोगों की जिंदगी भी कितनी बेकार है, एक दिन की छुट्टी नहीं, जबकि बड़े ऑफिसर्स को बस छुट्टियां ही मिलती रहती हैं। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हेड कांस्टेबल चंद्रन बाहर निकलकर टीपीए के 2 लोगों से उसी कोड में बात करता है और पेरुमल की मौजूदगी की खबर उनके बीच फैला देता है कि पेरुमल को यहीं पर कैद किया गया है। उसके बाद क्या था, धीरे धीरे ये खबर पेरुमल की पूरी कम्युनिटी में पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि उसकी टीम में एक वकील होता है जो जल्दी से फैसला लेता है कि अगर कल पुलिस पेरुमल को कोर्ट में पेश करेगी तो उसे क्या करना होगा। इसलिए सबूत जुटाने के लिए वो एक रिपोर्टर को भेजता है जो वहां जाकर चुपके से फोटो खींचने लगता है और इस बीच हमें वहां एक लड़की बंधी हुई दिखाई देती है, जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था। खैर, इधर डीएसपी सुनील को खबर मिलती है कि पेरुमल को यहाँ रखना सुरक्षित नहीं, इसलिए वो सोचता है कि उसे घने जंगल में दूसरी जगह पर शिफ्ट करना बेहतर होगा। तभी एक पुलिस वाला कहता है कि सर, वो रास्ता बहुत खतरनाक है, वहाँ तक जाने में भी हमें खतरे का सामना करना पड़ सकता है। तो सुनील पूछता है कि ऐसा क्या खतरनाक है उस रास्ते पर? तो वो कहता है कि सर, वो रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, जबकि हमारे पास उतने स्किल्ड ड्राइवर्स नहीं हैं। तो ये सुनकर सुनील कहता है कि अरे वो है ना कुमार, मैंने उसकी स्किल्स देखी हैं, वो गाड़ियों को आराम से वहां से ले जा सकता है और आगे आगे चलेगा तो पीछे वाले आराम से उस रास्ते से निकल जाएंगे। पर कांस्टेबल कहता है कि सर, कुमार को तो राघवेंद्र सर ने सस्पेंड कर दिया है और वो जा भी रहा है। तो ये सुनकर सुनील फौरन कुमार को जाने से रोक लेता है और उसको वापस ड्यूटी ज्वाइन करवा देता है। अब इसके थोड़ी देर बाद पुलिस वालों की एक टीम पेरुमल को लेकर वहां के लिए रवाना हो जाती है और अब इस टीम में राघवेंद्र कुमार और 4-5 पुलिस वाले होते हैं। अब यहाँ रास्ते में पेरुमल पुलिस वालों को अपनी कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि मेरी कहानी समझने से पहले तुम लोगों को करुप्पन के बारे में जानना होगा। और दोस्तों, यहीं से असली कहानी शुरू होती है और अब सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं कि बहुत साल पहले करुप्पन नाम का एक आदमी अपने कुछ लोगों के साथ एक जमींदार के घर घुसता है और वहाँ के लोगों को मार डालता है। फिर वो जमींदार के कमरे के पास पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है तो जमींदार अंदर से चिल्लाता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, ये हमारा हक है, नहीं तो एक एक करके मार दूंगा। तो उसकी इस बात से हमें यहाँ पता चलता है कि जमींदार के पास करुप्पन की होने वाली बीवी है। असल में पुराने वक्त में इन जमींदारों ने एक कुरीति बना रखी थी
कि नीची जाति की लड़की की पहली रात जमींदार के साथ होगी, तो इसी वजह से करुप्पन अपनी होने वाली दुल्हन को बचाने के लिए उस जमींदार को मार देता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि उस जमींदार के घर के लोग सभी गांव वालों पर करुप्पन के इस काम की वजह से बहुत ही बेरहमी से जुल्म ढाते हैं, क्योंकि उन्होंने करुप्पन का साथ दिया था और वो उसे जानते थे। अब हम देखते हैं कि वो करुप्पन उस जमींदार को मारने के बाद अपनी दुल्हन के साथ कहीं छुप जाता है और दूसरी तरफ जमींदार के लोग उसका पता लगाने के लिए गांव वालों पर जुल्म करते रहते हैं। खैर, अब हमें पता चलता है कि उसी गांव में पेरुमल नाम का एक आदमी एक स्कूल मास्टर के तौर पर काम करता है और उसे जब इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है तो वो वहाँ पर पुलिस वालों को बुला लेता है। लेकिन पुलिस उल्टा जमींदार के लोगों के साथ मिली होती है, इसलिए पेरुमल का ये पैंतरा कोई काम नहीं आता। अब पेरुमल को करुप्पन की कुछ दिन पहले की बातें याद आती हैं, जब करुप्पन ने पेरुमल को अपनी शादी में आने का न्योता दिया था। इधर पुलिस वाला करुप्पन की फैमिली से कहता है कि अपने बेटे को ढूंढकर हमें सरेंडर करवा दो, जिसके बाद वो कोर्ट जाकर सजा काट लेगा और कम से कम गांव में शांति हो जाएगी। नहीं तो ये जमींदार के लोग तुमको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे और हमें अपने ऊपर के ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे, क्योंकि करुप्पन ने कानून तोड़ा है। अब असल में ये पुलिस वाला भी जमींदार के खानदान से जुड़ा होता है और कोशिश करता है कि कैसे भी बातों में आकर करुप्पन का परिवार उसे उसका पता बता दे। अब हालांकि करुप्पन के परिवार को सच में कुछ नहीं पता होता, लेकिन पेरुमल यहाँ खड़ा खड़ा ये सब सुन लेता है, जिसके बाद वो अकेले में सोचता है कि करुप्पन ने कानून तो तोड़ा है, उसको जमींदार के पास पुलिस के साथ जाना चाहिए। इस तरह पेरुमल को लगता है कि पुलिस में मौजूद कुछ सही लोग करुप्पन की मदद जरूर करेंगे। अब यही सोचते हुए वो रात को पुलिस वाले के पास जाता है और कहता है कि सर, करुप्पन और उसकी दुल्हन कहाँ है ये मुझे मालूम है, लेकिन आपको उसकी सजा कम करवानी होगी, क्योंकि उसने वो मर्डर अपनी बीवी के लिए किया था। पेरुमल कहता है कि अगर आप 2 पुलिस वाले मेरे साथ भेज देंगे तो मैं उन्हें सरेंडर करवा दूंगा, क्योंकि मुझे डर है कि जमींदार के लोग उन्हें वैसे भी ढूंढकर मार ही देंगे। अब पुलिस वाला इस बात के लिए मान जाता है और फौरन अपने आदमियों को पेरुमल के साथ भेज देता है। लेकिन ये सब पुलिस वालों की चाल होती है, क्योंकि उसी वक्त वो ये खबर जमींदार के बेटे और बाकी लोगों को भी दे देता है। इधर पेरुमल करुप्पन और उसकी दुल्हन के पास जाता है और उन्हें बाहर आने के लिए मनाने लगता है। वो कहता है कि कुछ नहीं होगा, पुलिस सब देख लेगी। अब पेरुमल के भरोसे जैसे ही करुप्पन अपनी बीवी के साथ बाहर आता है, वैसे ही जमींदार का बेटा अपने लोगों के साथ वहां आ धमकता है और पेरुमल करुप्पन और उसकी बीवी पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर काफी देर तक हाथापाई चलती है और पेरुमल समझ जाता है कि ये सब उस पुलिस वाले की चाल थी, इसलिए वो करुप्पन के लिए बहुत ही अफसोस करने लगता है कि उसकी वजह से आज करुप्पन और उसकी बीवी खतरे में हैं। अब वो भी काफी कोशिश करता है, लेकिन इतने में जमींदार का बेटा पेरुमल को जख्मी कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि अकेले बेचारा करुप्पन इन सबसे भिड़ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जमींदार का बेटा करुप्पन को जान से मार देता है और कहता है कि इस लड़के की बॉडी को टुकड़ों में काटकर गांव के चौराहे पर रख दो, ताकि आगे से कोई ऐसी गलती ना दोहराए। इसके बाद हम देखते हैं कि अब जाते वक्त जमींदार के लोग पेरुमल के स्कूल को भी आग लगा देते हैं और जख्मी पेरुमल कुछ भी नहीं कर पाता। खैर, अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ हम उस रिपोर्टर जिसने वो फोटो कैप्चर किए थे उसको एक न्यूज चैनल के पास फोन करते हुए देखते हैं। वो रिपोर्टर चैनल के एडिटर से कहता है कि सर, मेरे पास सबूत है, यहाँ पर पुलिस का जुल्म हद से ज्यादा हो रहा है, इसलिए पेरुमल की सच्चाई लोगों तक पहुँचानी चाहिए। तो ये सुनकर वो एडिटर कहता है कि सबूत लेकर हेड ऑफिस आ जाओ, तब बात करते हैं, और इस बारे में अभी किसी को मत बताना। इधर पेरुमल फिर से पुलिस वालों को अपनी कहानी सुनाने लगता है और सीन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि केके नाम का एक आदमी घायल पेरुमल के पास आकर उसको उठाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब केके की बात करें तो वो समाज में बराबरी की लड़ाई कर रहा होता है। उसका लक्ष्य होता है कि समाज में से ये ऊंच नीच और भेदभाव खत्म होना चाहिए। खैर, पेरुमल उसको शुक्रिया कहता है कि आपने मेरी जान बचाई है सर। तो केके कहता है कि मुझे सर मत कहो, मैं तुम्हारी जैसी ही सोच रखने वाला आम आदमी हूँ जो समाज में बदलाव को लाने की कोशिश कर रहा है। वो आगे कहता है कि अगर हम अच्छे बने रहेंगे तो इस सिस्टम को कभी नहीं बदल पाएंगे, इसलिए बड़े बदलाव के लिए हमें बड़ा कदम उठाना ही होगा और यही हमारा मकसद है। तो केके की बात सुनकर पेरुमल काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे लगता है कि यहाँ उसके अलावा और भी लोग हैं जो उसकी तरह सोचते हैं, इसलिए वो उससे कहता है कि हाँ, हमें इस भेदभाव वाले सिस्टम को जड़ से मिटाना होगा और इस वक्त जो जमींदार और बड़े लोग दूसरे लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, उनके अत्याचार को खत्म करना ही अब हमारा काम होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत ही थोड़े समय के अंदर केके और पेरुमल की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब केके का झंडा लाल रंग का होता है और वो आसपास के गांव में लोगों को जागरूक करता रहता है और इसके बाद धीरे धीरे पेरुमल भी केके की तरह लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम करता है।
फिर एक दिन जब वो केके के घर पर होता है तो वहाँ वो केके के बेटे का फोटो देखता है। अब पेरुमल उससे पूछता है कि ये आपका बेटा है क्या, आजकल क्या कर रहा है। तो केके कहता है कि कुछ साल पहले मैं और मेरे लोग एक सीमेंट फैक्ट्री के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और ये बात उस फैक्ट्री के मालिक को पसंद नहीं आई। वो कहता है कि पहले उसने हमें बातों में फंसाकर विरोध बंद करने के लिए कहा, लेकिन जब हमने ऐसा नहीं किया तो उसने हम पर लाठी चलवाकर उस विरोध को बंद करवा दिया और हमारे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेज दी। लेकिन उस वक्त मैं और मेरे साथी उस जगह से भागकर छुप गए और पुलिस वाले मेरे घर पर आकर पूछताछ के नाम पर मेरे बेटे को उठाकर ले गए। फिर जब वो काफी देर तक नहीं लौटा तो मेरी बीवी पूछने के लिए गई। फिर मैं आया और सरेंडर हो गया ताकि मेरे बेटे को वो छोड़ दे, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा हमारे पास नहीं है, हमने तो पूछताछ करके उसको भेज दिया था। जबकि सच तो ये है कि पुलिस वालों के पास जाने के बाद वो वापस लौटा ही नहीं और आज तक मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो ये सुनकर पेरुमल को केके के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि एक आदमी समाज के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, उसे अपने परिवार में ये सब देखना पड़ रहा है। खैर, इसी बीच एक दिन केके पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और उसका हॉस्पिटल में इलाज चलने लगता है। हालांकि ये केके के लिए रोज की बात थी, क्योंकि अक्सर अपने विरोध प्रदर्शन के चलते लोग उस पर हमला करते रहते थे और वो आए दिन हॉस्पिटल आता जाता रहता था। अब पेरुमल केके के ऊपर हुए हमले की खबर सुनकर उसे अस्पताल में देखने जाता है, जहां केके उसे एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी सौंपता है। वो कहता है कि हाल ही में केके का एक पार्टी मेंबर शुगर फैक्ट्री गया था, जहां वो लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद कुछ लोगों ने उसे मार डाला क्योंकि वो तब से अब तक मिसिंग है। तो केके पेरुमल से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उस शुगर फैक्ट्री में काम करने के बहाने जाओ और उस शख्स का पता लगाने की कोशिश करो। इसके अलावा तुम्हारा काम वहाँ के लोगों को हमारी पार्टी के लिए जागरूक करना भी होगा, जो काम करने मेरा आदमी वहाँ पर गया था। केके कहता है कि मैं तुम्हें इस काम के लिए अकेले नहीं भेजूंगा, बल्कि मेरी एक टीम तुम्हारे साथ जाएगी जिसको तुम लीड करोगे। तो इस तरह अब पेरुमल के साथ कुछ और लोग भी फैक्ट्री पहुँचते हैं और इस टीम में इन लोगों के साथ एक लड़की भी होती है जो किसी लड़के जैसी दिखती है और उसके बाल छोटे होते हैं। अब पेरुमल पहले तो सोचता है कि ये कोई लड़का होगा, लेकिन जब उसे उसका नाम लक्ष्मी पता चलता है तो वो समझ जाता है कि ये लड़की है जो केके की तरह लोगों के बीच रहकर जागरूकता फैलाने का काम करती है। अब अगले दिन पेरुमल अपना नाम बदलकर शुगर फैक्ट्री में ज्वाइन हो जाता है और पहले ही दिन वो देखता है कि वो लक्ष्मी एक आलीशान गाड़ी से उस फैक्ट्री में आती है। और फिर यहाँ हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि ये फैक्ट्री असल में लक्ष्मी के पिता की ही है और इसीलिए इस फैक्ट्री का नाम भी लक्ष्मी शुगर फैक्ट्री होता है। हम देखते हैं कि लक्ष्मी अपने पिता और भाई के खिलाफ होती है और इतनी अमीर होने के बावजूद वो सिंपल जिंदगी जीती है और लक्ष्मी की यही बात पेरुमल को बहुत अच्छी लगती है कि वो सही के साथ खड़ी है। इसके बाद हम देखते हैं कि लक्ष्मी हमेशा शर्ट और लुंगी पहनकर घूमती रहती है, लेकिन ये बात इसके घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेकिन यहाँ हम ये भी देखते हैं कि लक्ष्मी के पिता उसकी इस चीज को इग्नोर ही करते रहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जब से लक्ष्मी का जन्म हुआ है तब से उनकी तरक्की ही हुई है, इसलिए वो लक्ष्मी को बहुत प्यार करते हैं। खैर, उधर पेरुमल फैक्ट्री में काम शुरू कर देता है और इसी बीच वो वर्कर्स को अपने हक के बारे में बताता रहता है। साथ ही वो अब उस मिसिंग आदमी के बारे में भी सभी से पूछने लगता है, जिसके बारे में केके ने उसको बताया था। अब यहाँ पर सभी लोग उसे बताते हैं कि उस वक्त हम लोग उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत तक नहीं ली और अब तक किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। तो पेरुमल यहाँ के लोगों को समझाता है कि आज वो गायब हुआ है, कल कोई और गायब होगा, जो आवाज उठाएगा उसकी आवाज ऐसे ही दबा दी जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम एकजुट होकर काम करें ताकि हमें कोई सीधे तौर पर नुकसान ना पहुंचा सके। तो इस तरह सभी वर्कर्स साथ में मिलकर जल्द ही कंप्लेंट करने का डिसीजन ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लक्ष्मी के भाई और पिता को पता चल जाता है कि वर्कर्स एसपी के पास उनकी शिकायत लेकर जा रहे हैं, इसलिए उन्हें रोकने के लिए लक्ष्मी का पिता और भाई एक जबरदस्त प्लान बनाते हैं। वो फैक्ट्री में एक और एक्सीडेंट करवाने का प्लान बनाते हैं ताकि वर्कर्स डर जाएं। लेकिन उससे पहले ही पुलिस वाले लक्ष्मी के भाई को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और तभी हमें पता चलता है कि उन वर्कर्स से पहले किसी और ने वो शिकायत दर्ज करवा दी और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद लक्ष्मी होती है। इसी बीच जब पेरुमल वर्कर्स का खाना बना रहा होता है तो लक्ष्मी उसके पास आकर कहती है कि 2 दिन जेल में रहेगा तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, कम से कम अकल तो ठिकाने आएगी। अब पेरुमल पूछता है कि किसकी बात कर रही हो, तो बातों ही बातों में लक्ष्मी पेरुमल को अपनी जिंदगी के बारे में बताती है और कहती है कि ये सब मैं अपने भाई के लिए बोल रही हूँ। वो कहती है कि लोग अक्सर उससे पूछते हैं कि उसके बाल इतने छोटे क्यों हैं, लेकिन पेरुमल कहता है कि इससे लोगों का क्या लेना देना, आखिर बाल आपके हैं तो आपकी मर्जी कि आप उन्हें रखें या काट दें। तो लक्ष्मी बताती है कि असल में ये बात नहीं है,
मैं ये सब फैशन के लिए नहीं करती। वो कहती है कि कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं रही, जिसके चलते उसका पति उसे रोज बात बात पर झगड़ता और मारता था। और इसी मारपीट के दौरान एक दिन उसके पति ने उसके बाल पकड़ लिए और तब लक्ष्मी को लगा कि वो बहुत कमजोर है, इसलिए फौरन उसने उस दिन अपने पति के प्राइवेट पार्ट पर लात मारी और वहां से चली आई। और तभी से अपनी कमजोरी मिटाने के लिए उसने अपने बाल छोटे कर लिए। खैर, इस तरह अब लक्ष्मी और पेरुमल की दोस्ती गहरी हो जाती है और पेरुमल उसे पसंद भी करने लगता है। अब सबसे पहले वो इस बारे में केके को बताता है, तो केके कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम लोगों को स्पीच देंगे तो लोग कहेंगे कि हमारी कोई फैमिली नहीं है, इसलिए हम विरोध करते रहते हैं। इसलिए जब हम शादी करेंगे तो बीवी और बच्चे भी होंगे, तो लोग उंगली नहीं उठाएंगे और सोचेंगे कि हम भी उन्हीं की तरह हैं, फिर भी समाज को ठीक करने का काम कर रहे हैं। इसलिए केके कहता है कि पेरुमल, तुम भी अपना परिवार शुरू करो, ये हम सभी के लिए अच्छा रहेगा। तो यही सोचकर अब एक रात पेरुमल लक्ष्मी को प्रपोज कर देता है और कहता है कि तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही है, तो क्या हम शादी कर लें? तो लक्ष्मी कहती है कि मुझे इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो। इस तरह अब कुछ दिनों बाद वो अपना जवाब हाँ में देती है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। अब सीन यहाँ से वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ हम देखते हैं कि रास्ता पूरी तरह से कटा होने की वजह से वो जीप उस रास्ते से आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए वो पुलिस वाले पेरुमल को पैदल ले जाने लगते हैं। अब रास्ते में सभी बोर ना हो, इसलिए पेरुमल फिर से पुलिस वालों को अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि जिस आदमी को ढूंढने के लिए मैं उस फैक्ट्री में काम करने गया था, उस आदमी की डेड बॉडी कुछ ही दिनों बाद पास के तालाब से मिली थी। अब वो डेड बॉडी देखने के बाद उमापति नाम का एक आदमी गुस्से में फैक्ट्री मैनेजर को बुरी तरह से पीटता है और उससे कहता है कि अब हम ये जुल्म नहीं सहेंगे और इस फैक्ट्री में अपनी पार्टी बनाकर रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि जब उमापति फैक्ट्री में काम कर रहा होता है तो मैनेजर का एक आदमी उसे मशीन में धकेल देता है, जिससे नीचे गिरकर वो बेहोश हो जाता है। लेकिन ये सब पेरुमल के सामने ही हो रहा था, इसलिए आखिर में वो मैनेजर के पास आकर उसको धमकाता है कि अगर मशीनें अभी के अभी बंद नहीं की तो हम लोग पूरी फैक्ट्री जला देंगे। इस तरह इस हादसे के बाद पेरुमल का काम सफल हो जाता है और वो अपनी पार्टी में कुछ वर्कर्स को शामिल कर लेता है। वो कहता है कि अगर हम एक कम्युनिटी बनाएंगे तो बड़े लोग हमारे सामने सलाम ठोकेंगे और हमारे साथ गलत करने के बारे में सोच नहीं पाएंगे। खैर, अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां हम देखते हैं कि पेरुमल के टीम मेंबर्स को पता चल जाता है कि पुलिस उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है, जिसके बाद अब पेरुमल के लोग उसे छुड़ाने के लिए जबरदस्त प्लानिंग शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीएसपी उस हेड कांस्टेबल यानी चंद्रन को पहचान लेता है कि वही यहाँ की खबर लीक कर रहा है, इसलिए वो उसे पकड़कर बुरी तरह से पीटता है। जिसके बाद वो राघवेंद्र को वॉकी टॉकी के जरिए खबर पहुँचाता है, जिसमें वो कहता है कि तुम्हारी टीम में भी पेरुमल का एक इन्फॉर्मर है और ये हेड कांस्टेबल चंद्रन के साथ साथ एक और पुलिस वाला पेरुमल का आदमी है जो इस वक्त तुम्हारी टीम में है, इसलिए तुम किसी पर भरोसा मत करना और पेरुमल किसी हाल में बचना नहीं चाहिए, इसलिए उसे ध्यान से ले जाओ और चौकन्ने रहना। खैर, अब ये सच्चाई जानकर राघवेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फिर जब एक पुलिस वाला राघवेंद्र को सही रास्ता भी बताता है तो भी वो उस रास्ते पर नहीं चलता, क्योंकि वो सभी साथियों पर शक करने लगता है। अब रास्ते के दौरान पेरुमल फिर से अपनी कहानी कंटिन्यू करता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक दिन पेरुमल और केके के सामने एक केस आता है कि किसी गांव में एक जमींदार मजदूरों से खेतों में काम करवाता है और उनके ऊपर जुल्म भी करता है। वो उनकी मजदूरी तक ठीक से नहीं देता और इतना कमीना होता है कि माँ को अपने बच्चों को दूध पिलाने की इजाजत तक नहीं देता। अब पेरुमल और केके उन मजदूरों के पास पहुंचकर उन्हें जागरूक करने लगते हैं कि उनका असली हक क्या है, उन्हें कितने घंटे काम करना चाहिए और कितने पैसे में काम करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसके कुछ दिनों बाद बंगाल से शांतन नाम का एक शख्स केके से मिलने आता है, जो कि खुद बंगाल में लोगों को जागरूक करने का काम करता है। लेकिन इसी दौरान पुलिस को एक खबर मिलती है कि बंगाल से एक नक्सलवादी यहाँ आया है, पर वो शख्स पुलिस के हाथ नहीं लगता। इसी बीच शांतन वाकई में स्टूडेंट्स के अंदर जबरदस्त जागरूकता लाने लगता है। लेकिन फिर एक दिन केके और पेरुमल के बीच बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि केके शांतिपूर्वक काम करने वाला होता है और कोर्ट कचहरी से लोगों को हक दिलवाना चाहता है, लेकिन पेरुमल को इससे बदलाव नजर नहीं आता। इसलिए वो केके से कहता है कि हमें पलटकर वार करना होगा, क्योंकि हमारे लोग लंबे समय से उनकी मार सहते आ रहे हैं और अब जवाब देने का वक्त आ गया है और इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। अब इसी सोच की वजह से पेरुमल केके की पार्टी से अलग हो जाता है और अपनी अलग पार्टी बना लेता है, जिसका नाम वो रखता है तमिल प्रजा दल। अब भले ही केके और पेरुमल की पार्टी अलग हो गई हो, लेकिन मकसद एक होने की वजह से उन दोनों के बीच कनेक्शन नहीं टूटता
इसके बाद पेरुमल नौजवानों को अपनी पार्टी में इकट्ठा करने लगता है और इसी बीच वो एक दिन घर पर मीटिंग कर रहा होता है कि तभी केके की पत्नी वहाँ आती है और कहती है कि भैया मेरे पति अभी तक घर नहीं लौटे, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो इसके बाद पेरुमल और उसके साथी केके को हर जगह ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलता और तभी एक शख्स वहाँ उनको बताता है कि जमींदार का बेटा एक बूढ़े शख्स को लेकर राइस मिल के पास गया है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जमींदार का बेटा केके को बुरी तरह से जख्मी कर चुका होता है क्योंकि हाल ही में केके ने किसानों को उनके हक के बारे में बताया था, जिससे जमींदार का बेटा गुस्से में उसे किडनैप करके ले आता है। असल में लंबे समय से वो इसकी प्लानिंग कर रहा था, इसलिए आज मौका पाते ही वो केके को जान से मार देता है। फिर थोड़ी देर बाद पेरुमल के लोग केके को ढूंढ लेते हैं और पेरुमल वहाँ पहुंचकर बहुत रोता है क्योंकि केके उसके लिए बड़े भाई जैसा था, जिस वजह से ये सदमा उसके लिए भारी होता है। इसके बाद पेरुमल अपने लोगों को इकट्ठा करके कहता है कि हमें इसका बदला लेना होगा। अगर अभी हमने कोई कदम नहीं उठाया तो ये लोग हमारे सारे लोगों को मारते रहेंगे। इसके बाद पेरुमल और उसकी पार्टी बड़े लोगों को चुन चुनकर मारने लगते हैं और ये लोग अब लक्ष्मी के पिता और भाई तक को नहीं छोड़ते। फिर कुछ दिनों बाद लक्ष्मी और पेरुमल माता पिता बनते हैं और धीरे धीरे पेरुमल का नाम अब नक्सलियों से जुड़ता जाता है। फिर वो अपनी फैमिली को लेकर गांव-गांव घूमता रहता है और आंदोलन की वजह से छुप छुप कर मिलता रहता है। फिर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि राघवेंद्र पेरुमल को ले जा रहा होता है लेकिन पेरुमल अचानक आगे नहीं बढ़ता। अब राघवेंद्र उससे आगे न बढ़ने का रीजन पूछता है तो वो एक पत्थर राघवेंद्र के सामने फेंकता है और तब उन सभी को पता चलता है कि आगे एक बड़ी खाई है, यानी अगर राघवेंद्र 2 कदम और आगे बढ़ाता तो उसकी हड्डियां भी नहीं मिलती। असल में पेरुमल शुरू से ही राघवेंद्र को सही रास्ता दिखा रहा था लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं था और अपने रास्ते पर चले जा रहा था। अब बाकी पुलिस वाले पेरुमल से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि सर, इस घने जंगल में आप ही हमें रास्ता दिखा सकते हैं, हमें तो कुछ नहीं मालूम। लेकिन राघवेंद्र को ये पसंद नहीं आता और वो अपने टीम मेंबर्स को डांटने लगता है कि तुम लोग पुलिस होकर एक क्रिमिनल की बात मानोगे। वो कहता है कि तुम यहाँ रुको, मैं अकेले जाकर रास्ता ढूंढ कर आता हूँ। और इसी दौरान पेरुमल पुलिस वालों को एक छोटा उदाहरण देकर अपनी बात समझाता है। वो कहता है कि मान लो तुम कार चला रहे हो और अचानक कोई शख्स सामने आ जाता है और उसी वक्त रास्ते के किनारे 5 लोग बैठे हैं, तो तुम क्या डिसीजन लोगे, एक को मारोगे या 5 को? तो एक शख्स कहता है कि सर, एक को बचाने के लिए 5 को क्यों मारें, हम एक को ही मारेंगे। तो पेरुमल कहता है कि इसका मतलब एक गांव बेहतर करने के लिए हम एक शख्स को मार सकते हैं, एक शहर बचाने के लिए एक गांव की बलि दे सकते हैं और ऐसे ही एक देश के लिए एक शहर को भी कुर्बान कर सकते हैं। वो आगे कहता है कि अब इस चीज को दूसरी तरफ से देखो, जरा सोचो कि वो एक आदमी अगर तुम्हारा रिश्तेदार हो तो क्या उसकी जान लोगे या 5 लोगों की? यानी अगर गांव में तुम्हारा अपना हो तो क्या तुम उस गांव की बलि दोगे? तो इस बात पर सब चुप हो जाते हैं। फिर पेरुमल कहता है कि ठीक इसी तरह से बड़े बड़े लोग अपने और अपनों के लिए दूसरों की बलि देते आ रहे हैं और यही चीज मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आज तुम लोगों के सामने बैठा हूँ। अब पेरुमल की बातें सुनकर पुलिस वाले अपना अपना सच साझा करने लगते हैं कि कैसे उन्होंने पुलिस की नौकरी हासिल की, सरकार और फैमिली के बीच क्या डीलिंग हुई। इसी बीच राघवेंद्र आता है और सबको वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन उसे भी सही रास्ता मालूम नहीं होता, जिसके चलते वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की वजह से एक खाई में गिर जाता है और बीच में अटक जाता है। ये देखकर अब पेरुमल फौरन उसकी तरफ बढ़ता है और अपने हाथ में बंधी जंजीर उसको देते हुए कहता है कि मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आ जाओ। अब वैसे तो राघवेंद्र के अंदर बहुत ईगो था, लेकिन फिर भी वो पेरुमल का हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद उसे बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद पेरुमल उससे कहता है कि जब तक तुम मुझे अपना कोई सच नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हें रास्ता नहीं दिखाऊंगा। तो राघवेंद्र यहाँ सभी को अपना सच बताता है और सीन यहाँ से पहले पार्ट में जाता है जहाँ उसकी टीम कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रही थी और पेरुमल के लोग उन्हें बचाकर ले गए थे। उसी दौरान राघवेंद्र रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग करने वाला होता है, लेकिन गलती से गोली उसके पास खड़े कांस्टेबल को लग जाती है और वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। अब वो कांस्टेबल कहता है कि तुम कैसे पुलिस वाले हो, रिवॉल्वर चलाना तक नहीं आता। तो ये सुनकर राघवेंद्र का ईगो हर्ट हो जाता है और वो उस कांस्टेबल को वहीं जान से मार देता है और इसका इल्जाम पेरुमल के लोगों पर डाल देता है। अब ये सुनकर बाला नाम का कांस्टेबल राघवेंद्र के ऊपर बंदूक तान देता है, क्योंकि जो मरा हुआ कांस्टेबल था वो उसका भाई जैसा बेस्ट फ्रेंड था। लेकिन फिर बाकी लोग मिलकर बाला को शांत करते हैं और कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम लोग बेस कैंप पहुंचकर राघवेंद्र की शिकायत करेंगे। इसके बाद राघवेंद्र का सच सुनते ही पेरुमल अपनी कहानी फिर से शुरू करता है और सीन पास्ट में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि पेरुमल की पार्टी में एक केमिकल इंजीनियर होता है जो एक दिन बम बनाने में जुटा रहता है और इसी बीच उसकी एक छोटी सी गलती से वहाँ जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ मौजूद लोगों के चिथड़े उड़ जाते हैं।
अब पेरुमल वहाँ से थोड़ी दूरी पर होता है, इसलिए वो बच जाता है। लेकिन उस दिन अपनी आंखों से ये ब्लास्ट देखकर वो ठान लेता है कि अब वो कहीं भी ब्लास्ट नहीं करेगा। फिर अगले दिन वो पार्टी की एक मीटिंग बुलाता है और कहता है कि मैं अब इस पार्टी का लीडर नहीं रहूंगा और नए लड़कों को मौका दूंगा। उधर उसी वक्त पुलिस उस ब्लास्ट की वजह से पेरुमल के सारे लोगों का एनकाउंटर करने लगती है। अब पेरुमल तो पहले से ही अपने करीबियों को खो चुका होता है और अभी उस सदमे से बाहर भी नहीं आया होता कि पुलिस का ये कदम उसके ऊपर और भारी पड़ता है। अब बदला लेने के लिए पेरुमल की पार्टी एक प्लान बनाती है, जिसके बाद वो ट्रेन की पटरियां तोड़ने के लिए बॉम्ब सेट करने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन तभी उन्हें ये पता चलता है कि उस पटरी से आम पब्लिक की ट्रेन गुजरने वाली है, जबकि इन लोगों के पास खबर थी कि वहां से एक मालगाड़ी जाएगी। लेकिन जैसे ही इन्हें आम लोगों की ट्रेन की बात पता चलती है, वैसे ही ये लोग जल्दी से बॉम्ब डिफ्यूज करने पहुंचते हैं, क्योंकि पेरुमल ने पहले ही कहा था कि हम बॉम्ब से किसी की जान नहीं लेंगे, चाहे वो कोई भी हो। खैर, अब वो बॉम्ब डिफ्यूज तो हो जाता है, लेकिन इसी बीच एक छोटी सी गलती से वो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे ब्रिज डैमेज हो जाता है और उसी वक्त वो ट्रेन वहां से गुजरती है और एक्सीडेंट हो जाता है। असल में ये वही ट्रेन वाला सीन होता है जो हमने पहले पार्ट की शुरुआत में देखा था, यानी पेरुमल की पार्टी का इरादा ब्रिज तोड़ना नहीं था। उन्होंने तो कुछ और सोचा था, लेकिन कुछ और ही हो गया। खैर, अब ये कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ ये लोग बेस कैंप पहुँचते हैं। अब इसी बीच कुमार जानबूझकर अपनी जीप को खाई में गिरा देता है ताकि वो पेरुमल को पुलिस वालों से दूर कर सके। लेकिन पेरुमल इस बीच कहीं नहीं भागता और वहीं पकड़ा जाता है। अब ठीक उसी वक्त पेरुमल के पार्टी मेंबर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों साइड्स के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद पेरुमल के कुछ लोग मरते हैं और वहीं कुछ पुलिस वाले भी ढेर हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच कमीना राघवेंद्र सिर्फ उन लोगों को मारता रहता है जो उसका सच जानते थे, क्योंकि अगर उसका सच उस डीएसपी सुनील तक पहुंच गया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। इसलिए राघवेंद्र एक एक करके सारे गवाहों को मार देता है। अब उसके थोड़ी देर बाद पुलिस वाले धमकी देते हैं कि अगर तुम लोग और गोलियां चलाओगे तो हम पेरुमल को मार देंगे। अब इस धमकी से पेरुमल के सारे आदमी पुलिस के सामने आते हैं और सरेंडर करने का नाटक करने लगते हैं। लेकिन फिर मौका पाते ही वो पुलिस से गन और हथियार छीनकर वहाँ से निकल जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि राघवेंद्र चुपके से पीछे से पेरुमल के ऊपर फायर करता है, जिससे वो घायल हो जाता है और फिर उसके आदमी राघवेंद्र पर फायर करने वाले होते ही हैं। लेकिन पेरुमल उनसे हमला करने के लिए मना करता है और वहाँ से उन्हें लेकर निकल जाता है। अब दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी और मिनिस्टर मीडिया को खबर भेज देते हैं कि पुलिस ने पेरुमल को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उन्हें अभी तक लेटेस्ट अपडेट नहीं मिली थी। लेकिन तभी राघवेंद्र वॉकी टॉकी के जरिए उन्हें लेटेस्ट अपडेट देता है कि सर पेरुमल के आदमी आकर उसे ले गए। वो कहता है कि हमारे पास उस वक्त वॉकी टॉकी नहीं था, इसलिए दूसरे चेक पोस्ट से हम ये खबर सुना रहे हैं। अब इसके बाद वो लोग अमुदम नाम के एक शख्स को हायर करते हैं पेरुमल और उसके लोगों को पकड़ने के लिए। इस तरह अब राघवेंद्र की जगह अमुदम ज्वाइन करता है और इस बीच राघवेंद्र को अरेस्ट करने का भी ऑर्डर दे दिया जाता है, क्योंकि उसने कई पुलिस वालों को मारा था। अब अमुदम अपनी बड़ी टीम के साथ चेक पोस्ट पर पहुंचता है और राघवेंद्र को सारी बातें बताता है। अब इसी बीच एक पुलिस वाला कुमार को भी एक राइफल थमा देता है, जो असल में वही पुलिस वाला होता है जिसने पहले पार्ट में कुमार को अचूक निशाना लगाते देखा था। इधर पेरुमल और उसके आदमी जंगल के मुश्किल रास्ते से गुजर रहे होते हैं, वो भी अलग अलग दिशाओं में बटकर। लेकिन तभी अचानक किसी जगह पहुंचकर अमुदम को एहसास होता है कि पेरुमल के आदमी उसके आसपास ही हैं। फिर क्या था, वापस से दोनों के बीच तगड़ी फायरिंग शुरू हो जाती है और फिर से कई लोग मरते हैं, कुछ पेरुमल के आदमी तो कुछ पुलिस वाले। अब इसी मोमेंट पर कुछ पुलिस वाले उस रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लेते हैं जो उस वक्त हेडक्वार्टर जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ फायरिंग के दौरान राघवेंद्र फिर से अपने साथियों को मारने लगता है जो उसकी बातें जानते थे। अब अमुदम पेरुमल के कुछ लोगों को पकड़कर उनका एनकाउंटर कर देता है और ये देखकर पेरुमल तय करता है कि मैं अकेला पुलिस के पास जाकर सरेंडर हो जाऊंगा। अब मेरा टाइम खत्म हो चुका है और नए लड़कों का टाइम आने वाला है। वो सोचता है कि यही वक्त है, अब आगे की पीढ़ी को हमारी पार्टी को आगे बढ़ाना होगा। खैर, अब थोड़ी देर बाद राघवेंद्र फिर से एक पुलिस वाले को मारने वाला होता है, लेकिन इस बार कुमार उसको देख लेता है और उसे बुरी तरह से पीटता है। इसके बाद वो अमुदम के सामने साबित कर देता है कि इसने हमारे कई साथियों को मारा है। तो अमुदम कहता है कि इसको हम बाद में देखते हैं, फिलहाल अभी हमारा दुश्मन वो सामने वाला है। खैर, अब पेरुमल पहले ही तय कर चुका होता है कि वो खुद पुलिस के हवाले हो जाएगा और वो लोग उसे कोर्ट ले जाएंगे, क्योंकि पुलिस ने मीडिया में अनाउंस कर दिया था कि उन्होंने पेरुमल को अरेस्ट कर लिया है। अब ऐसे ही पेरुमल पुलिस के सामने सरेंडर हो जाता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे बाकी सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अमुदम उसे गिरफ्तार करने की जगह सीधे गोलियों से भून देता है,
जिससे पेरूमल की जान चली जाती है। अब कुमार और बाकी लोग तो पेरूमल पर फायर तक नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रास्ते में उसकी बातों को सुनकर एक चीज समझ चुके थे कि पेरूमल और उसके साथी जो कर रहे हैं वो कई हद तक सही है। इसी बीच हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक दिन पेरूमल अपनी बीवी लक्ष्मी से कहता है कि अगर किसी दिन पुलिस मुझे मार दे तो मेरी बॉडी क्लेम करने मत आना, क्योंकि मैं लोगों के लिए अभी तक अनजान हूँ, इसलिए मुझे अनजान ही रहने दो और उन्हें यही समझने दो कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, वरना नए लड़के इस लड़ाई में सामने नहीं आएंगे। खैर, प्रेजेंट टाइम में पुलिस वाले पेरूमल की डेड बॉडी को घिनौने तरीके से बेस कैंप में ले जाने लगते हैं और इसी बीच रास्ते में कुछ पुलिस वाले और कुमार अमोदम से बहस करते हैं और कहते हैं कि सर, आपने पेरूमल को क्यों मारा? वो तो सरेंडर कर रहा था और उसने अभी तक जो कुछ भी किया वो उसकी मजबूरी थी, क्योंकि कोई उसकी सुन नहीं रहा था। बस सभी लोग जुल्म किए जा रहे थे। वो चाहता तो अभी भी भाग सकता था, लेकिन वो नहीं भागा क्योंकि उसे शायद उम्मीद थी कि एक बार उसकी बात सुनकर कानून इसका रास्ता निकाल लेगा। तो ये सुनकर अमोदम कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि वो अच्छा था या बुरा, मुझे तो ऊपर से ऑर्डर मिला था, इसलिए मैंने उसे पूरा किया। खैर, अब पेरूमल के मरने की खबर चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच जाती है और वो सीएम से बात करते हुए कहता है कि सर, अब हम पेरूमल के मरने की खबर को यहीं दबा देंगे और बाकी लोगों में बार बार ये न्यूज फैलाते रहेंगे कि पेरूमल दोबारा लौट कर आया है और वहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है। यानी लोगों को यकीन दिलाएंगे कि पेरूमल अभी जिंदा है और पुलिस की पकड़ से बच निकला है, ताकि हम लोगों को सिंपैथी मिलती रहे और इसी बीच हम कई सारे इल्जाम उसके ऊपर डालते रहेंगे। दूसरी तरफ कुमार गाड़ी ड्राइव करके अचानक जीप को खाई के किनारे लाकर खड़ा कर देता है और ये देखकर पुलिस वालों की हिम्मत जवाब दे जाती है। अब अमोदम उससे रिक्वेस्ट करता है कि गाड़ी घुमा कुमरेश, मैं तेरा प्रमोशन भी करवाऊंगा। लेकिन कुमार को ये सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो पेरूमल के बारे में सोचते हुए गाड़ी को उसी हालत में छोड़कर उतरकर जाने लगता है। अब वो ठान लेता है कि मैं भी पेरूमल की पार्टी में काम करूंगा और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और दोस्तों, हाल ही में मैंने एक बहुत ही शानदार मूवी को एक्सप्लेन किया है, जिसको कुछ लोगों ने शायद इसीलिए नहीं देखा क्योंकि वो पुरानी है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार उस मूवी पर जाकर कमेंट्स को चेक कीजिए और उसको एक आम मूवी समझने की गलती मत कीजिए और अभी जाकर देखिए। खैर, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही जबरदस्त मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।